चलिए, तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे चैप्टर 5 के उत्परिवर्तन के बारे में। तो अभी हम लोग चैप्टर 5 जो हमारा चल रहा है वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो है आज के वीडियो में पढ़ेंगे आनुवांशिक विकार के बारे में। आनुवांशिक विकार, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, तो आनुवांशिक विकार क्या है? आनुवांशिक विकार एक ऐसा विकार है जो जनक से यानी माता पिता से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है। तो इस प्रकार के रोगों को कहा जाता है आनुवांशिक रोग या आनुवांशिक विकार। ठीक है, ऐसे रोग को या क्या कहेंगे? आनुवांशिक विकार कहेंगे। तो यह जो आनुवांशिक रोग है, पता कैसे चलता है कि भाई हाँ किसी को आनुवांशिक रोग है? तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो रोगी व्यक्ति हैं उनका और उनके वंशजों का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। वंशावली वंशावली विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, वंशावली विश्लेषण बोले तो पेडिग्री पेडिग्री एनालिसिस किया जाएगा। तो ये पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण क्या है? पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण जो है किसी भी व्यक्ति के वंशों का ना पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन होता है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति को आनुवांशिक रोग है अथवा नहीं है। तो ये जो पेडिग्री एनालिसिस है, पेडिग्री एनालिसिस के लिए क्या करते हैं? कुछ सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल होते हैं, ये सिंबल क्या होते हैं भाई? सिंबल जो है कुछ इस तरीके के होते हैं। जैसे मान के चलिए मेल है, ठीक है, तो मेल यानी नर को जो है इस स्क्वाड से दर्शाया जाता है। अगर फीमेल है तो फीमेल को इस प्रकार से जो है, मादा को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब अगर मान के चलिए है ना कि ये अनिर्धारित लिंग है, ठीक है, तो अनिर्धारित लिंग के लिए इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। अनिर्धारित लिंग, ठीक है ना, तो अनिर्धारित लिंग के लिए इस तरह के सिंबल का यूज करते हैं। अगर मान के चलिए कि कोई दंपति है ना, तो उस दंपति के लिए क्या करते हैं? इस तरह के सिंबल का यूज करते हैं। ये दंपति के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। अगर ये दंपति हैं और पहले से किसी रिलेशन में थे, यानी किसी प्रकार के रिलेटिव थे और उनका विवाह हो गया, तो इसके लिए जो है हम लोग इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब मान के चलिए नर है और वो क्या है? रोग से ग्रसित है। तो रोग से ग्रसित के लिए क्या करेंगे? इस प्रकार के सिंबल का यूज करेंगे। यानी यह क्या है? अनुवांशिक रोग से संक्रमित नर है। अगर इस तरह का मान के चलिए संक्रमित मादा है, स्त्री है ना, तो ये क्या हो जाएगा? संक्रमित स्त्री हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम विभिन्न प्रकार के सिंबल का यूज करते हैं और इसका यूज करते हुए हम लोग क्या बनाते हैं? वंश वृक्ष बनाते हैं और उस वंश वृक्ष के आधार पर हम बताते हैं कि इस व्यक्ति को जो है आनुवांशिक रोग है अथवा नहीं है। अब जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई फैमिली है, उस फैमिली में इस प्रकार से हम वंश वृक्ष तैयार कर देते हैं। ये दंपति हो गए, इस दंपति के जो है दो पुत्र हैं, दो पुत्र हैं। अब इनमें से एक का विवाह हुआ है
और जिसका विवाह हुआ है उसके क्या है, एक पुत्र है और एक पुत्री है, एक पुत्री है। अब यहां पर जो है इस पुत्री का जो है विवाह हुआ है, इसका विवाह हुआ है और इसे जो है एक पुत्र है और एक पुत्री है। अब यहाँ पर इसका जो पुत्र है इसमें क्या है कि कुछ ऐसे रोग दिखाई दे रहे हैं, है ना, जिनका जो है इलाज कराने पर भी वो जल्दी ठीक नहीं हो रहे। तो फिर क्या किया गया कि डॉक्टर के द्वारा इसका विश्लेषण किया गया और इस विश्लेषण में पाया गया, है ना, सबसे पहले तो यहाँ पर पता लगाया गया, है ना, इसका पता लगाया गया कि भाई क्या तुम्हारे फैमिली में इस तरह का कोई लक्षण था, ऐसा कोई लक्षण था। तो इसने पता लगाया तो इनके माता पिता को इस तरह का कोई भी लक्षण नहीं था, लेकिन इसकी माता बोली कि हाँ, ऐसा लक्षण मेरी माता में था, है ना, इसकी माता में था। अब यहां से क्या हो रहा है, ये लक्षण सीधे पहुंच रहा है इसके संतान में, यानी इसकी माता क्या होगी, वाहक के रूप में यहाँ पर कार्य कर रही थी, जिससे डॉक्टर को पता लग जाता है कि भाई इसे जो रोग हुआ है वह कौन सा रोग हुआ है, आनुवांशिक रोग हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ना, आनुवांशिक रोग का पता लगाया जाता है किसके द्वारा, वंशावली विश्लेषण के द्वारा। चलिए, वंशावली विश्लेषण के बाद जो है ये आनुवांशिक रोग है, कि आनुवांशिक रोग, इस आनुवांशिक रोग को क्या किया गया है, दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में क्या बांटा गया, तो एक को कहा गया मेंडलीय विकार, ठीक है, इस एक में हो गया क्या, मेंडलीय विकार हो गया, और दूसरा जो है उस दूसरे को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। मेंडलीय विकार का मतलब हो गया कि जो मेंडल के नियम के अनुसार जो है वो अगली पीढ़ी में जाता है, अर्थात एलील के माध्यम से अगली पीढ़ी में पहुंचता है, उसको हम लोग मेंडलीय विकार कहते हैं। और इस मेंडलीय विकार के रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं हीमोफीलिया, हम लोग पढ़ चुके हैं वर्णांधता, वर्णांधता, और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सीकल सेल एनीमिया, सीकल सेल एनीमिया, यानी या दात्र कोशिका अड़क्तता। ये सब के सब मेंडलीय विकार है ना, जो मेंडल के नियम के अनुसार होते हैं। और हम लोग इसी में जो है एक और रोग पढ़ने वाले हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ेंगे। ये सब के सब कौन से रोग हैं, मेंडलीय रोग हैं, मेंडल के नियम के अनुसार हो रहे हैं। और दूसरा रोग जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कौन पढ़ रहे हैं, गुणसूत्रीय विकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भाई ये गुणसूत्रीय विकार क्या है, तो यह गुणसूत्रीय विकार जो है ना, यह जो गुणसूत्रीय विकार है ये क्या है, एक ऐसा रोग है जो गुणसूत्र की संख्या में, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होता है, ठीक है ना, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग को हम लोग गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। हम लोग यहाँ पर तीन गुणसूत्रीय विकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, जिसमें से एक है टर्नर्स सिंड्रोम, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सबके सब क्या हो जाएंगे, गुणसूत्रीय विकार हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है सीकल सेल एनीमिया को पढ़ते हैं, जो कि क्या है, एक प्रकार का मेंडलीय विकार है। तो हमारा जो टॉपिक है भाई अभी क्या है, मेंडलीय विकार है, कौन सा, सीकल सेल एनीमिया, यानी दात्र कोशिका अड़क्तता, ठीक है। तो ये सीकल सेल एनीमिया क्या है, देखिए हम तो पहले से ये चीज जान रहे हैं, सीकल सेल एनीमिया जो है यह क्या है, एक प्रकार का जो है मेंडलीय
विकार है, यानी मेंडल के नियम के अनुसार जो रोग होता है। अब यहां पर हम सिकल सेल एनीमिया को समझते हैं, इसके मीनिंग को समझते हैं। देखिए सिकल, सिकल का मतलब होता है हसुआ आकार, हसिया कार। सेल माना क्या होता है, कोशिका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आरबीसी कोशिका जो है, आरबीसी कोशिका कैसी हो जाती है, हसिया के आकार की हो जाती है, हसिया के आकार की। अब आरबीसी जो है, आरबीसी पहले कैसा होता है, आरबीसी जो है इस प्रकार से है और इसके बीच में हीमोग्लोबिन है। अब यही आकार क्या हो जाता है, यह आकार जो है ऐसा हो जाता है, ऐसा। अब इसके कारण क्या होता है, इसका जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन यहां से निकल गया। अब हीमोग्लोबिन निकल गया तो क्या इस व्यक्ति के शरीर में जो है क्या हीमोग्लोबिन रहेगा, नहीं रहेगा। इस व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, अर्थात इस व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, और वही रक्त की कमी क्या होता है, एनीमिया होता है। आई बात समझ में। तो अब सवाल यह है कि यह जो सिकल सेल एनीमिया है, यह सिकल सेल एनीमिया होता कैसे है। यह जो सिकल सेल एनीमिया है एक प्रकार का बिंदुत परिवर्तन है, ठीक ना। सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक प्रकार का बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन है। अब ये बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है भाई, बिंदु उत्परिवर्तन सिकल सेल एनीमिया में होता यह है, सबसे पहले ये जानिए कि यह जो सिकल हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन के नियंत्रण के लिए दो एलील होते हैं, ठीक है। इसमें जो है दो एलील हैं, एक होता है HbA और दूसरा है HbS, ठीक है। अब उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है कि व्यक्ति में जो है ना, यह समयुग्मजी बन जाता है। समयुग्मजी बोले तो अगर उस व्यक्ति के रक्त में क्या हो, यही एलील जो है HbS और HbS हो जाए, और HbS हो गया, तो यह स्थिति क्या है, यह स्थिति है समयुग्मजी, समयुग्मजी है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस व्यक्ति में जो है रोग का लक्षण जो है, रोग लक्षण दिखाई देता है, दिखाई देता है, क्लियर। अगर क्या हो इसी व्यक्ति में जो है यह स्थिति हो HbA और HbS वाली स्थिति, HbS वाली स्थिति है, तो यह जो विषम युग्मजी स्थिति में है, विषम युग्मजी है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रोग लक्षण जो है, रोग लक्षण दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। अब सवाल ये है कि भाई ये होता कैसे है, ये होता तब है ना, जब रोगी व्यक्ति के शरीर में क्या हो, GAG है ना, अनुक्रम है, और ये GAG जो है किसमें बदल गया, GUG में बदल गया। अब जैसे ही ए जो है यू के द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, पहले इसमें क्या बन रहा था, पहले इसमें बन रहा था ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक एसिड बन रहा था। अब जैसे ही क्या हुआ, ए जो है यू के द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, वैसे ही इसमें क्या हुआ, ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर क्या बनने लगा, वेलिन बनने लग गया। तो वेलिन जैसे ही बना, वैसे ही क्या हो गया कि इसकी कोशिकाएं सिकुड़ने लग गई, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, इस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से यह जो रोग होता है ना, कौन सा, सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, इस व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। चलिए इसके बाद जो है ना, इसके बाद दूसरा जो मेंडलीय विकार है वह कौन सा है, चलिए देखते हैं। दूसरा मेंडलीय विकार है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया है। अब ये फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, देखिए। तो ये जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है सिकल सेल एनीमिया की तरह ही क्या है, अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, अलिंग संलग्न अप्रभावी, अप्रभावी लक्षण। अब इसमें क्या होता है, जो रोगी व्यक्ति है ना, रोगी व्यक्ति के शरीर में फिनाइल एलेनिन
फिनाइल एलेनिन नामक जो है ना, एमिनो एसिड जो है, इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। फिनाइल एलेनिन नामक एमिनो एसिड की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। अब यह फिनाइल एलेनिन जो है रोगी व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, फिनाइल पायरुविक अम्ल, फिनाइल पायरुविक अम्ल के रूप में परिवर्तित होता रहता है। और ये फिनाइल पायरुविक अम्ल जो है ना, इसे जो है मानव वृक्क द्वारा छाना नहीं जा सकता है, छाना नहीं जा सकता है, जा सकता है। जिससे क्या होता है कि रोगी व्यक्ति में जो है ना, इस फिनाइल पायरुविक अम्ल की सांद्रता जो है क्या होगी, सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है। जब क्या होता है, यह जो फिनाइल पायरुविक अम्ल है, इस फिनाइल पायरुविक अम्ल की सांद्रता हमारे शरीर में बढ़ जाती है, तब क्या होता है कि हमारे शरीर में पहले से जो टायरोसिन नामक एमिनो एसिड बन रहा था, है ना, टायरोसिन नामक एमिनो एसिड बन रहा था, और इसका जो रूपांतरण करता था एंजाइम, है ना, जो रूपांतरण करता था, तो वह क्या होता है, एंजाइम जो है इसमें घट जाता है। उस एंजाइम का जो है संबंधित जीन जो था, उस जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो ये होता है क्या, फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है। अब फिनाइल कीटोन्यूरिया के बाद जो है हमारा इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है, वह लास्ट टॉपिक क्या है, गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार है, यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब यह जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना, यह क्या होता है, नाम से ही क्लियर है ना, नाम से ही क्लियर है, गुणसूत्रीय विकार यानी गुणसूत्र की क्या होगी, संख्या में परिवर्तन, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न क्या चीज, रोग। तो इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे ना, वह 3 गो रोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला रोग कौन सा होगा, टर्नर सिंड्रोम होगा, टर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम। अब ये टर्नर सिंड्रोम भाई क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम जो है एक ऐसा रोग होता है जो केवल और केवल किस में होता है, स्त्री में होता है ना, यह अभिलक्षण केवल स्त्री में पाया जाएगा। अब स्त्री में क्या होता है, हम लोग जानते हैं स्त्री में सामान्य स्त्री है, मान चलिए सामान्य स्त्री, सामान्य स्त्री में गुणसूत्र क्या होता है, 44 जोड़ एक्स एक्स होता है। लेकिन जिसमें टर्नर सिंड्रोम हो जाता है ना, उसमें क्या होता है, यह गुणसूत्र जो है एक घट जाता है। अब एक गुणसूत्र घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 44 जोड़ x0, यानी यहाँ एक गुणसूत्र x गुणसूत्र घट गया, घट गया तो क्या है, यह एक प्रकार का मोनोसोमी होता है, मोनोसोमी है, जिसमें 2n में एक गुणसूत्र जो है घट गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, यह जो स्त्री उत्पन्न लेती है ना, जन्म लेती है, इस स्त्री में जो है स्त्री का पूरा लक्षण नहीं होता है। पूरा लक्षण क्या नहीं होता है, तो इसमें जो द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास नहीं हो पाता है, इसमें अंडाशय विकसित नहीं हो पाते हैं, और साथ ही साथ जो है ना, इसके जो है गर्भाशय जो है, यह गर्भाशय आरोपण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से टर्नर सिंड्रोम होता है स्त्री में। टर्नर सिंड्रोम के बाद जो है, टर्नर सिंड्रोम के बाद दूसरा जो रोग है, ठीक ना, दूसरा रोग क्या है इससे संबंधित, दूसरा रोग चलिए देखते हैं, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम है। अब ये डाउन सिंड्रोम क्या है भाई, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, कौन सा गुणसूत्र बढ़ जाता है ना, तो 21वां जोड़ा,
21वां जोड़ा में जो है एक गुणसूत्र बढ़ गया। अब सामान्य स्थिति में गुणसूत्र क्या है, 46 गो, एक वो बढ़ गया तो क्या हो गया, 47 गुणसूत्र हो गया। अब 47 गुणसूत्र वाला जो बच्चा जन्म लेता है ना, वह कैसा होता है भाई, वह कैसा होता है, उसकी हथेली चौड़ी हो जाती है, सिर गोल हो जाता है, मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है ना। इस तरह के मंगोलियन बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, जिसके मंगोलिया के जैसे जो है यह कुपोषण के शिकार लगते हैं, मुंडी बड़ा हो जाता है ना, हथेली चौड़ी हो जाती है। तो इसीलिए इसको मंगोलियन डिजीज भी कहा जाता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, इसकी मृत्यु जो है 8 से 10 साल में हो जाती है ना, 8 से 10 साल में ऐसे बच्चे मर जाते हैं। इसके बाद जो है लास्ट जो है ना, लास्ट हम इसमें जो पढ़ेंगे वह है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है। अब ये क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम भाई क्या है, तो यह जो है पुरुष में होने वाला अभिलक्षण है। किसमें, पुरुष में। तब पुरुष में होने वाला अभिलक्षण क्या होगा, तब पुरुष में सामान्य गुणसूत्र क्या है, 44 जोड़ XY है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 44 जोड़ XY हो जाता है, यानी एक X गुणसूत्र यहाँ पर बढ़ गया। अब एक X गुणसूत्र बढ़ने के कारण देखो क्या हो गया भाई, XX किसका, स्त्री का लक्षण, और XY किसका, पुरुष का लक्षण। यानी ऐसा जो संतान जन्म लेता है, ऐसा जो पुरुष जन्म लेता है, उसमें क्या होता है, स्त्री का भी अभिलक्षण आ जाता है ना, स्त्री का भी अभिलक्षण आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें स्त्री की तरह क्या होंगे, स्तन ग्रंथि विकसित हो जाएंगे। ऐसे पुरुष जो है बांझ होते हैं, क्योंकि इसमें इनका वृषण जो है, वृषण परिपक्व नहीं होता, इसमें अंडा, ये शुक्राणुओं का जो है निर्माण नहीं हो पाता है, या बनता भी है तो बहुत कम बनता है, ठीक है। तो यह अभिलक्षण जो है किसमें बना, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में बना। तो देखिए हम यहाँ पर जितने भी शब्द लिख रहे हैं ना, सब के सब ऑब्जेक्टिव है ना। इसको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, भाई बताओ क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की स्थिति क्या होती है। तो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की स्थिति होती है 44 जोड़ है ना XXY। अब पूछ देगा है ना, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम किसमें होता है, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम जो है यह पुरुष में होता है, पुरुष में होता है। आई बात समझ में। इसी प्रकार से जो है डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन पूछ देगा, बोल देगा कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी हो जाती है, तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की कुल संख्या हो जाती है 47। पूछ देगा डाउन सिंड्रोम में जो है कौन से गुणसूत्र में वृद्धि होती है, तो 21वें गुणसूत्र में वृद्धि होती है। पूछ दिया जाएगा टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है, यह अभिलक्षण किसमें होता है, तो यह अभिलक्षण जो है स्त्री में होता है। पूछ देगा टर्नर सिंड्रोम किसका उदाहरण है, तो मोनोसोमी का उदाहरण है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की स्थिति क्या होती है, 44 जोड़ XO होती है। आई बात समझो। तो इस प्रकार से जो है यह क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम होता, सॉरी गुणसूत्रीय विकार जो है, इस प्रकार से ये 3 है। और इसी के साथ जो है ये हमारा टॉपिक जो है आज खत्म हो गया, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। तो हम लोग कल के वीडियो में जो है अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सारे चैप्टर को कवर करने के बाद हम लोग जो है हर एक चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं जल्द।